तो आज के ओरिएंटेशन क्लास में जो भी हम लोगों से जुड़े हुए बिहार आईएएस से हमारे साथी हैं उनका स्वागत है। इंटरव्यू या साक्षात्कार किसी भी परीक्षार्थी के तैयारी के क्रम में एक ड्रीम कम ट्रू ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप एक दिन होता है डिसाइड करते हैं कि हम प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे और एक दिन आपको पता चलता है कि आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ वो सांप सीढ़ी वाला खेल होता है, आइदर इन और आउट। या तो 100 पे आके निकल जाओगे या फिर फिर से शुरुआत तुमको करनी होगी। तो आई विश कि जितने भी लोग साक्षात्कार दे रहे हैं, लोगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सारे परीक्षार्थी 100 ले आए और सफल होकर निकल जाए। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जो ये ओरिएंटेशन क्लास डिजाइन की गई, उसका बेसिक पर्पस क्या है? आप समझ सकते हैं कि साक्षात्कार जब कोई देने जाता है परीक्षार्थी, और जो बोर्ड मेंबर होते हैं तो वो उसको मान के चलते हैं कि ये जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उनके सारे टेस्ट को ये पार करके आ चुके हैं। एक बार ऑब्जेक्टिवली पास किया प्रीलिम्स में, फिर एक बार सब्जेक्टिवली पास किया मेंस एग्जामिनेशन। तो जो बचता है वो होता है उनके ट्रेड्स को देखना, उनके एक 20 से एक आइडियल हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट का एक आपका जो बातचीत का क्रम होता है, उसमें सिर्फ वो आपके अंदर वो कहते हैं ना, जैसे नॉक नॉक करके देखना चाहते हैं कि क्या ये वही आदमी है जो एग्जामिनेशन पास करके ढेर सारे लोग आए, इनमें से ये जाएंगे जब फील्ड में। तो ये संविधान और सरकार दो ही चीजें, एक संविधान है जिससे हम सब शासित होते हैं, और एक सरकार है जो गवर्नेंस है, वो नीतियां बनाती है इसके अकॉर्डिंग, और उसके पालन के लिए आप एग्जीक्यूटिव कार्यकारी के रूप में आप नियुक्त हो। तो आपके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए, कुछ ट्रेड्स होते हैं जिसको बातचीत के क्रम में वो एसेस करने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि किसी को 15 से 20 मिनट में जज कर लेना और समझ लेना कि हाँ ये एसडीएम बन सकते हैं, ये पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, ये कस्टम्स एक्साइज में जा सकते हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान अच्छा रन कर सकते हैं। लेकिन वो ओवरऑल एक बार देखते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट बनने के लायक हैं, कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, तो इनको लिया जाना चाहिए। फिर तीनों नंबर जो आपके मेंस के मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके आपका रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर किया जाए। तो ऐसे कितनी सारी चीजें होती हैं जिनको एक 20 मिनट में आपको प्रस्तुत करना होता है। हम लोग एक एक करके उसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले मसला आता है कि आपका जो बायोडाटा है, जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट बोलते हैं उसको, तो उसमें आपको देखा जाता है कि आपको कुछ अपनी बेसिक जानकारी दी देते हैं आप, जिनके बारे में बोर्ड को कई बार नहीं बताया जाता है कि आपका नाम क्या है, सिर्फ आपका रोल नंबर होता है और आपका एक पर्सनल बायो, एकेडमिक बायो कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपके कॉलेज लेवल के सब्जेक्ट क्या है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, जिनसे आपने परीक्षा पास की है, आपकी रुचि क्या है, हॉबीज क्या है आपके, अगर हॉबीज में कुछ स्पेशल है तो उस पे आपकी स्टडी कितनी है। तो ये कुछ बातचीत होती है जिसके आधार पे आपसे बात की जाती है।
लेकिन इसमें सबसे पहले जो चीज मैटर करती है, जब आप दरवाजे से अंदर जाते हैं, इसको लेके विद्यार्थी बहुत परेशान रहते हैं, लोग एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम आपके प्रेजेंटेशन आउटर लुक पे चलते हैं कि जब आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, इंटरव्यू में मैं कैसे कपड़े पहनूं, किस कलर की पैंट लूं, किस कैसे शर्ट पहनूं, टाई बांधूं कि ना बांधूं, ब्लेजर डालूं कि ना डालूं, जूते किस कलर के होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के मन में होते हैं। और जब आप मेंस की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भागते हैं कि हमको जरा देखना दो, बताना है कि भाई हमें कोई गुरुजी बता दे कि क्या पहनना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं, देखो भाई ऐसे चलो, ऐसे पहनो, ये बिहेव करो। इसका असर होता है, नो डाउट। एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट से जो एक्सपेक्टेशन है कि आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, वेल आयरन होने चाहिए, बहुत भड़कीले कपड़े आप नहीं पहने और मौसम के हिसाब से कपड़े पहने। जैसे इतनी गर्मी है अभी अभी इस गर्मी में अगर आपको जून में इंटरव्यू देना तो कोई साहब कहे कि नहीं जी टाई यहाँ तक बांध लो, ब्लेजर पहन लो, और बिल्कुल पता चल रहा है पसीना छू रहा है और आप बेचैन हैं, तो इसमें साक्षात्कार आपका अच्छा होने की वजह खराब हो जाए। और इसके पहले आपने कभी जाड़ों में भी ब्लेजर नहीं पहना और अचानक से जब आप, तो थोड़ा सा ये फनी है, लेकिन इसको आपको समझना होगा कि कपड़े वही जो आपको सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। एक लाइट कलर की कोई शर्ट ले सकते हैं, उससे मैचिंग पैंट ले सकते हैं, और ब्लैक कलर के शूज आप ले सकते हैं। आपको शूज बोलते हैं बहुत ऐसे नुकीले जो होते हैं ना, वैसे बाहर की तरफ या बहुत हाई हील वाले शूज नहीं होने चाहिए, आवाज नहीं खटखट होनी चाहिए। एक ऑक्सफोर्ड शूज होता है जैसे आप बांधने वाले होते हैं, आप पहन सकते हैं। टाई आप वेयर करते हैं रेगुलर तो आप टाई पहन सकते हैं, नहीं पहनते तो टाई से कोई नंबर मिलने वाला या घटने वाला नहीं। तो ये बात हुई कि कपड़ों को लेकर जो ओवर कॉन्शियस लोग होते हैं कि मेरा अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस के मानिए कोई भी नंबर नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बाल को यहाँ तक लटका लें, कानों में रिंग पहन लें और ऐसे घूम के जाएं तो उस पे भी आपको माना जाएगा कि गंभीर आप प्रतियोगी नहीं है। एक सोबर आप हमें देख सकते हैं, ठीक है, मैंने शर्ट बाजू छोड़ दिया, इसको बंद कर लिया, एक घड़ी पहन लिया, एक शूज पहन लिया। एक एवरेज जो होता है कि एक सोबर पर्सनालिटी आपकी दिखनी चाहिए, बहुत चुस्त कपड़े ना पहने, बहुत ढीले ना पहने, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर ड्रेस कोड आपका हो गया कि आप इस ड्रेस डिसाइड कर लीजिए। मैटर इज दैट कि इसके जब ड्रेस पहन लिया, कहते हैं दरवाजा जाए तो भी कैसे नॉक करें, क्या बोले, तो वहां जैसे ही आप गेट के पास जाते हैं एक होते हैं जो आपको दरवाजा खोल देते हैं, आपको दरवाजे से ऐसे बीच करके जाना है, और जैसे दरवाजे को उन्होंने खोला, आपके जैसे बोर्ड मेंबर और बाकी लोग देखते हैं, आप वहां पे हल्की सी स्माइल करते हुए चेहरे पे आप उनसे पूछते हैं मैं एकदम सर, जनरली सर लोग होते हैं, कोई मैम अगर पहले दिखे तो आप पूछ सकते हैं मैं एकदम मैम, तो वो आपको बोलेंगे प्लीज यू में आप अंदर आइए। आप हिंदी में बोल सकते हैं कि सर या श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आइए। आप वहां जाइए, जो चेयरमैन होते हैं उनके चेयर के दोनों साइड में मेंबर्स के होते हैं, बीच में टेबल होती है, उसके साइड में आपकी चेयर होती है, एक करीब 3 से 4 फीट की दूरी होती है। कई बार अगर कुर्सी मान लीजिए बहुत दूर रखी हुई है, जहाँ से आपको लगता है कि आप बोलेंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, तो आप उनसे कह सकते हैं अनुमति मांग के चेयर को मैं थोड़ा और पास कर सकता हूँ, अदरवाइज आप जाएं चेयर के पास खड़ा होकर तो ये जनरली बोल ही देते हैं बैठे बैठे आप, लेकिन आप बैठने से पहले उनको थैंक यू जरूर बोले, धन्यवाद बोले, ठीक है। कूल होकर चेहरे पे 12 नहीं बजने चाहिए, और अंदर की घबराहट जो कि होती है स्वाभाविक है, वो जितना भी कहे कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घबराहट नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन घबराहट तो होती ही होती है, सबको एंजाइटी होती है, लेकिन उसको काबू पाना है आपको, अपनी एंजाइटी पे और बैठ जाना है, बैठने के बाद बोल देना है, सहज होकर बैठ जाना है। एक चेयर होती तो हम दिखा भी देते कि कैसे आप क्वेश्चन ले सकते हैं, है क्या। ये वैसी चीजें हैं ना जिसके लिए आप बहुत मशक्कत करते हैं।
बच्चे दिन रात कंफ्यूज होते, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसी में परेशान रहते कि जी कैसे कपड़े पहने, कैसे दरवाजा खोलेंगे, कैसे बैठेंगे। तो आप अगर इस कुर्सी है, अगर आप इस पे बैठते हैं तो आपका कुर्सी बिल्कुल देखिए ये पैंट अच्छे से आयरन किया हुआ है, इसको फोल्ड आपने बैठ ली और ऐसे आपकी कमर एकदम सीधी, आपकी ये जैसे लॉक कर सकते हो, ये लॉकिंग पोजीशन होती है आराम से, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम महाराणा प्रताप बन जाए आप एकदम पकड़े रहे। दिस इज द कंफर्टेबल पोजीशन, यू कैन सिट लाइक दिस। आप ऐसे कमर सीधी करके स्माइल करते हुए आप बैठ सकते हैं। और स्माइल का मतलब कतई नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दांत दिखाएं या बहुत ज्यादा चेहरा ऐसे लटका दें। आप एक मॉडरेट एक जो फेस होता है कि आप इतने बड़े लक्ष्य के लिए इतने बड़े लोगों के सामने आप बैठते हैं स्माइल करते हुए, आप ऐसे बैठे हैं ऐसे पोजीशन में, दिख रहा है सबको, जैसे गर्दन सीधी है, कमर सीधी है, और इस पोजीशन में आप 20 मिनट बैठ सकते हैं। ऐसा हो ऐसा ना कि बात जैसे बैठते बैठते होता है कि ऐसे हो जाते या ऐसे हो जाते। तो ये दोनों पोजीशन से आपको अवॉइड करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो करने की है वो बातें हम बता रहे हैं, जहां आपको फोकस करना है। कोई भी कपड़ा पहने अपने घर में, साक्षात्कार के लिए 10 मिनट रोज एक बार ट्राई करें आप, दरवाजा खोल के अंदर जाने से लेकर बैठने। ये बहुत काम की चीज होती है, क्योंकि पहले ही ग्लैंस में होता है ना कि फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। जो आपको देख के समझ लेते हैं कि जनाब ये बैठने लायक है, उठने लायक है, इनका इंप्रेशन कैसा है। तो ये एक जरूरी सी चीज है कि आप बैठ जाएं कंफर्टेबल होकर और इंतजार करें कि आपसे सवाल क्या पूछे जाए। तो पहला जो हमने वो क्लियर किया आपका कि ड्रेस सोबर हो, ठीक है, मौसम के हिसाब से हो, कोई भी ऐसी ड्रेस आप ना पहने जो सिर्फ आप उसी दिन पहन के जा रहे। होता है ना एकदम खरीद के लाया कड़ाकड़ और बस उसी दिन पहन लिया, आज जा रहा। ऐसी गलती कभी मत करिए। जो भी आपका इंटरव्यू का ड्रेस है उसको एक आध बार पहन ले, गंदा भी मत करें, उस पर दाग नहीं होना चाहिए, उसको पहन ले, शरीर को एक दो बार उसकी आदत पड़ जाए ताकि आपको अनकंफर्टेबल न लगे, वो उसको धुलवा के फिर से आयरन करा दें। ये एक आपको जरूर ध्यान रखना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि नया नया खरीदा और टाइम उसी दिन फाड़ के उसी दिन पहनते हैं, तो वो आपको कंफर्ट नहीं देगा, बार बार आपको लगेगा कुछ अनईजीनेस, तो उससे बचें, ठीक है। ड्रेस का मसला खत्म हो गया। कैसे आप इंटरव्यू हॉल में इन करते हैं वो हमने आपको बताया कि आपको दरवाजा खुला रहता है, आपको खोलना नहीं है, ये दिमाग से हटा दीजिए। जब आप मॉक वगैरह देते हैं तो वहां भी देखते हैं डोर ओपन होता है और आपको गेट से खोलना होता है। अच्छा, उसमें एक गलती क्या करते हो, मान लो ये दरवाजा और दरवाजे में जैसे चले गए अंदर जा करके वहां पे बोलते हैं मे आई कम इन सर, ये बड़ा हास्यास्पद हो जाए। ये तो तुम लीगल पोजीशन की, अगर ये डोर है, ये डोर ओपन है और ये तुम्हारा फुट स्टेप, तो ये पैर उठने से पहले यहीं पे आप पूछेंगे ऐसे हल्का सा विश करके, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, राइट। दरवाजे में अंदर जाके मे आई कम इन मत बोलो। और उसके बाद आप जब अपनी सीट के पास जाते हैं बैठने की अनुमति लेके बैठना, बिना पूछे नहीं बैठना। और जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाए तो बहुत इत्मीनान से, जैसे क्या होता है जब कुर्सी पे बैठे इंटरव्यू ओवर हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है अब जा सकते हैं, आप पूरे जोश में उठे, थैंक यू सर, और ऐसे करते हैं। ये सब आदत जो कि जनरली पड़ी रहती है। चेयर को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, आप इत्मीनान से कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठे आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, चेयरमैन को आप विश करेंगे, थैंक यू वेरी मच सर, बाकी मेंबर्स को भी ऐसे विश करेंगे सबको, और बहुत इत्मीनान से ऊपर उठ करके आप और दरवाजे से चलते आप बाहर चले, ठीक है। कोई चेयर को हाथ लगा करके और उसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। ये सब गलतियां जो होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बड़ा मायने रखती है। अब इन बातों के होने के बाद असली मसला आता है कि हम अपने बायोडाटा में हम चीजों को कैसे उठाएंगे। तो देखिए, नाम का आपका कोई टेंशन है नहीं। बहुत सारे लोग मान लीजिए इंटरव्यू में अंदर गए और कुछ आपका नाम अनयूजुअल सा है, जैसे उन्होंने पूछा भाई आपका क्या, तो वैसे पूछते नहीं है कि मना ही है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर कहीं खुदा ने खासा मान लीजिए आपका नाम है महाराणा प्रताप,
तो अगर कुछ अनयूजुअल सा है तो आपसे कभी उसके बारे में पूछ सकते हैं। या आप कहाँ के रहने वाले हैं, मान लीजिए आपने कहा जी हम गया के रहने वाले हैं, तो गया वर्ल्ड फेमस है, इंटरनेशनल प्लेस है, तो बिल्कुल करिए बताओ भाई गया में क्या खास है क्या है। तो आपको जो अपना डेफ भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं आप बायोडेटा, तो डेफ में आपको कुछ खास चीजों पे ध्यान देना होता है। जैसे कि जब आप अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस को भेजते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वरीयता क्रम, है ना। तो ये जो है किसी अनुभवी व्यक्ति से जो सेवा में हो या जो मार्गदर्शक आपके हो, जो सर हो, उनके मतलब उनके गाइडेंस से आपको ये भरना चाहिए। कई बार आपको पता नहीं होता है कि किस सर्विस का नेचर क्या है। पता चला कि हमको जो है रात में एक कोई गिलास गिर जाए तो पसीना आने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जनाब ने प्रेफरेंस भर दी एमडीएसपी का, तो वहां तो गोली वगैरह चलेगी, तो वैसे ही बेहोश होकर पता चला मृत पाए गए अपने। या इस तरह की बातें हो जाती हैं। कई बार नौकरी में आने के बाद हम लोगों ने रोते हुए देखा है लोग, जैसे मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक मेरे मित्र हैं, वो बहुत अकाउंटिंग के माहिर आदमी थे, जो है हम लोग के पढ़ाई के दौरान हम लोग के साथ रहते थे, हम लोग खर्चे वर्चे का हिसाब बड़ा बढ़िया रखते थे। कहीं घूमने उमने हम लोग साथ में गए तो सारा पैसा उनको दिया जाता था, वो कम पैसे में बढ़िया मैनेज करते थे, इतना उनका मन लगता था। लेकिन उनको जोश में आया और उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा को अपनी पहली वरीयता दी और वो संयोग से सिलेक्ट हो गए। अब ऐसे है तो कुछ नहीं हो रहा है उनको, लेकिन हाँ जब फोन पे 9 बजे फोन आता है और उनका 2-3 बार फोन अगर नहीं उठाया आपने और फोन उठाए तो आप तैयार रहिए, उधर से पूरा विलाप आपको सुनने को मिलेगा कि तुम लोग तो बिल्कुल ध्यान देते नहीं, यहाँ जिंदगी नर्क हो गई है। तो उनका ये कभी ये नहीं होता चाहते हुए कि आज हमने पुलिसिंग का ये शानदार काम किया, आज मिलता है बेचारे, मतलब सर्विस तो मिल गई, सब कुछ मन का हो गया, लेकिन मन का उनके हुआ। पोस्टिंग में भी वो कोशिश करते हैं कि बच बचा के डेस्क जॉब मिलता रहे कहीं कहीं। तो ये बहुत मैटर करता है। जैसे देखो दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक ये होते हैं अरे यार इंटरव्यू कॉल हो गया, यही नहीं पता है कैसे कॉल हो गया, चलो जरा देख लेते हैं क्या है ये, तो वो है जुआ खेलने वाले लोग, उनका तो सिलेक्शन रिजेक्शन में पहले ही तैनात है कि वह सिलेक्ट होने वाले हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस जोश के साथ उतने होश में सारी चीजें आप करें, कोई भी चीज मजाक नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, हवा में उड़ते रहे, हो गया होगा, मेंस भी निकल गया, हवा में उड़ते रहे, कभी सीरियस नहीं रहे, लेकिन जब लास्ट में जब फेल हो जाते हैं फाइनल में पता चलता है कि मैंने ये गलती नहीं की होती, तो शायद मेरा और अच्छा परिणाम। तो आप सीरियस नहीं होइए, सिंसियर होइए। जो वर्ड है ये बड़ा ध्यान से देखना, सुन लेना इस चीज को। You have to be very sincere. सीरियस नहीं कि एकदम मेंस निकल गया और एकदम खाना खाओ बस एकदम लगे भाई कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं। सिंसियर रहो, जैसे ये सब छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है, अभ्यास करना है कि जब हम पढ़ रहे हैं अपना वरीयता क्रम तो अपने सीनियर से गाइडेंस ले, अपनी पैशन, अपना पैशन को भी देखो। ठीक है नौकरी तो डिपेंड नहीं करता कि जो चाहो वो भी दे, क्या मेंस के मार्क्स हैं कैसे नंबर मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं वही कहा ना कि जिसके अंदर ये विश्वास होता है कि भाई हमको, मान लो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको पीएम बनना है, ये हमको विश्वास है अंदर से, तो हम कोई भी ऐसी ऊंची हरकत नहीं करेंगे कि जो हम कल को पीएम बने तो पछतावा हो गया ये मुझे नहीं करना चाहिए। अब कई होते हैं जिनको पता नहीं होता है कुछ बन पाए, वो बन जाते हैं, देखिए उनका तमाशा देखता रहता है। ये वैसी ही चीज है कि आप सिंसियर है अपनी चीजों में कि हम बनने जा रहे हैं, मेरा पैशन क्या है, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो प्रेफरेंस दोगे ये एक ऐसा एरिया है कि जिस पे बहुत 5 से 7 मिनट 8 मिनट बात होती है। हिसाब हमने पीपीएस का प्रेफरेंस दिया, पुलिस सर्विस में जाना है या हमको एसडीएम बनना है, तो पूछेंगे कि अच्छा क्यों बनना चाहते हैं, व्हाई, पहला सवाल होता है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन। तो आपको पता होना है, बात कभी सर्विस में गए नहीं तो रूल्स मैनुअल्स थोड़े आपको पता है। देखो यहाँ गलती क्या करते हैं विद्यार्थी, परेशान होने लगते हैं कि क्या जवाब देंगे क्या नहीं देंगे। आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपको सिर्फ अपना पैशन बताना है कि जनाब मैं ये बनना चाहता हूँ एक पुलिस ऑफिसर, तो उसके पीछे मेरे 4 रीजन है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रहना चाहिए, और मैं अपने कोर्स में कैसे फिट पाता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन बता रहा हूँ।
मैंने अपने हर चीज को नियम और कानून के दायरे में रखने की कोशिश की। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कोई रोज शिफ्ट बनाते हैं, कोई 20-25 दिन में एक बार कभी मौका लगा तो कोई होते हैं कि रोज उठ के पढ़ाई करते हैं, कोई होते हैं 30 दिन इधर उधर घूमेंगे, जब परीक्षा आएगी तो 2 दिन पढ़ाई करेंगे। तो वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि जब आपको डिसिप्लिन में कसा जाएगा तो आप टिकेंगे कि नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से, किसी की रुचि है समाज सेवा में, बहुत अच्छे से लोगों के दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फील्ड में एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे। किसी की रुचि है बहुत ज्यादा लॉ में, किसी की रुचि है बहुत ज्यादा हिसाब किताब में, चीजों को समझने में, बिजनेस व्यापार में, तो अच्छा है कि जीएसटी कमिश्नर के रूप में अच्छा कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें वरीयता क्रम को बहुत अच्छे से आपको करना होगा, किसी सिंसियर अपने गाइडेंस लेकर के। क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा, बनना जब चाहते हैं तो जवाब देते हैं। अब जवाब सुनिए, जब हम लोग मॉक लेते हैं तो भांति भांति के जीव मिलते हैं, हम जीव ही रूप में ट्रीट करते हैं। जब देने आते हैं वो सारे जीव जैसा व्यवहार करते, लगता है चिड़ियाघर से बिल्कुल निकल के आ गए। जवाब दी, आप क्यों एसडीएम बनना चाहते हैं? साहब हमको सेवा करने में बहुत मन लगता है। क्या मन लगता है? सवाल एकदम जब बातचीत होती है, जोश उसका हाई होता है, तो बहुत तरह तरीके के जवाब निकालते हैं। तो बोले बड़ा मन हमारा लगता है सब समाज सेवा में। अच्छा, आपको समाज सेवा में बहुत मन लगता है, तो फिर यहाँ क्यों हो भाई? तो एनजीओ ज्वाइन करो। क्या की हो समाज सेवा में? वो गली के बच्चा को पढ़ाएंगे सर। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ क्या काम करते हो? तो साहब मैं इंजीनियर हूँ और 12 घंटे की नौकरी करता हूँ। रात सवेरे 8 बजे गया और रात को 8 बजे आया, तो 12 घंटे वहां निकले। गली के बच्चे के रात में 3 बजे पढ़ने आते हैं, तो झूठ जो बोलते हो ना, फैब्रिकेटेड झूठ, कई बार लोग इसका सहारा लेते हैं, ये बहुत आपको हानि कर रही है। और जिनको आप बताने जा रहे हैं, जो भी आपके मेंबर होते हैं, जितनी आपकी उम्र होती है, आपकी उम्र कितनी होगी? 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में आप होंगे। उसमें जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब की सर्विस लेंथ भी कम से कम 20 साल उनका सर्विस का एक्सपीरियंस है। जितनी आपकी उम्र है उतना वो सेवा कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई बात ग्रुप में थोड़े सफेद हुआ होगा, किसी से कुछ छुपता नहीं। तो आप जेन्युइन चीजों को भरें, प्रेफरेंस जब भर लें, फिर उसकी जेन्युइन तैयारी करें। इसीलिए मैंने कहा कि सीनियर से पूछने के लिए, पुलिस सेवा के आदमी से बात करें जो सर्विसेज की कठिनाइयों को, चुनौतियों को आपको बताएंगे, तब आपको समझ बनेगी। वो जब आप एसडीएम के किसी काम करने वाले से, जो टीचर आपके होते हैं, खुद आप जैसा नहीं कि आप होते रहेंगे एसडीएम साहब को पकड़े तो जीएसटी को पकड़े, तो जीएसटी कमिश्नर को पकड़े तब न समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कोचिंग में आपके सीनियर या जो आपके साथी जो लोग तैयारी करके बन चुके होते हैं, वो आपको मदद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सर्विस प्रेफरेंस को, यहाँ पे भी एक क्लास हो, भारत सर आपको शायद बताएंगे कि बढ़िया से उसको कैसे आप भरें। ठीक है? दूसरी बात अब आती है कि इसको भरने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हॉबीज का। आपकी रुचि क्या है? सभी इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से सिविल सर्विसेज में हम लोग को बहुत हंसी आती है कि जब बच्चों के हॉबी के क्वेश्चन को लेकर बहुत परेशान करते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट सर्विसेज। साहब मेरी रुचि क्या है सर, कुछ हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए, मैं जरा अपने हॉबीज बता दूं। अबे हॉबीज तुम बताओगे ना अपनी, कि हम क्यों बताएं तुम्हारी हॉबीज क्या है? और कुछ गुरुजी लोग टेलर मेड हॉबीज भी बताते हैं। हाँ बेटा तुम जो किताब पढ़ा, अच्छा उसने दिल्ली किया कि मैं कविताएं पढ़ता हूँ। कविता शौक एक यार, परसों एक मॉक ले रहे थे, डिफेंस का आदमी था, उसने क्वालिफाई किया होगा, बोले जी मैं कविताएं करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो एक जब आप बोलेंगे तो सवाल जवाब ऐसे होगा, अच्छा कविता पढ़ते हैं तो बताइए किसकी कविता पढ़ते हैं? जी हिंदी की कविता पढ़ता हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, हिंदी की कविताएं पढ़ते हैं, उसमें किसकी कविता पढ़ते हैं? आप देखो उसका विकेट कैसे डाउन हो रहा है। प्रेमचंद की कविताएं पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, जिन्होंने कोई कविता नहीं लिखी उनकी आप कविताएं। अच्छा इंटरव्यूअर और मजा लेते हैं, कौन सी कविता पढ़ते हैं? आप कोई कविता लिखते हैं? मैं पढ़ता नहीं हूँ सर, मैं कविताएं लिखता हूँ। अच्छा आप कविता लिखते हैं, चलिए अभी आपने हाल फिलहाल में कौन सी कविता लिखी बता दीजिए। दियावती। और यकीन मानिए ये 40% लोगों से ये गलतियां होती हैं हॉबी के क्वेश्चन को लेकर। एक झूठ आपका पूरा इंटरव्यू खराब कर देगा।
और एक से एक हॉबीज आती हैं भाई। कुछ हॉबी तो एकदम मशहूर है, ये एकदम बेस्ट करते हैं। जैसे कि क्या रुचि है? पढ़ाना रुचि है, बच्चों को पढ़ाना। बहुत सारे लोग ये हॉबी करते हैं कि मेरा आपकी हॉबीज क्या है? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसके बच्चे? अपने तो है नहीं भाई, ठीक है, पड़ोसी के भी नहीं है, जुटा जुटा के पढ़ाता हूँ। और क्या हॉबी है आपकी? जी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। अच्छा भाई, हूँ मैं किसान का बेटा, सुपौल के गांव में मेरे खेती है, साल भर तैयारी गांव से किया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। और शौक क्या है मेरा? गार्डनिंग। वाह, का बहुत बढ़िया बताइए जी जनाब। आपको मतलब खेत भी है तो खेती में आप गार्डनिंग का शौक है? गार्डनिंग में क्या गार्डनिंग करते हैं आप? वही अपना पेड़ लगाते हैं। अच्छा, कौन सा पेड़ लगाते हैं? मुंह से निकल गया अमरूद लगाते हैं, बताओ जरा से साइंटिफिक नहीं होता। अगर हॉबी है तुम्हारी तुमको पता होगा। इस तरीके के जो ब्लंडर्स होते हैं आपको, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये करीब हमको लगता है कि हमने अब तक 3000 से ज्यादा लोगों का साक्षात्कार लिया होगा। मान लो 2014 से जोड़ लो तो ये 22 चल रहा है, 8 साल हो गए। 8 साल में इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लेते हुए स्टेट तक, तो इतने बच्चे तो हर साल ही आ जाते हैं। यहीं पे रजिस्टर्ड है करीब 500 से ज्यादा इस बार के बच्चे में। तो मान लो सबके सबके मिलने जुलने का मौका मिल जाता है हर साल। उसमें जो बहुत सारे लोग बनते हैं, बहुत सारे लोग, तो ये दौरान जो तैयारी के दौरान रियल एक्सपीरियंस होता है। तो अगर मन में ऐसा कोई गुमान पाले हो कि साहब हॉबी तो कोई है, देखो सच्चाई समझो, हॉबी होगी कहां से? तुम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा तबका है। तुम जिस चीज के ग्रेजुएशन करने के दौरान ये जिंदगी अपनी डिसाइड कर लेते कि जाओ विदेश जाना है लेकिन छोड़ना नहीं सिविल सर्विस। तुम लगे पढ़ने कंपटीशन की किताबें, ग्रेजुएशन किए, बच्चे जा रहे हैं, सारे बच्चे पिक्चर पिकनिक देखने आ रहे, छोड़ो यार हमको तो पढ़ाई करना है, कहां जाए? तो आप सोचो कि मेरा 200 खर्चा लगा, उसमें प्रतियोगिता दे पर के किताब खरीदने जो दिल पे बीतती है सिविल सर्विस तैयारी करने वालों को, कोई फीचर फिक्स नहीं होता कितना लंबा रुकना। तो बेचारा आधा पेट खा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री नगर में जाके देखो, इतने बड़े कमरे में जितना बाथरूम होता है तुम्हारे यहाँ, उतने बेचारे अपना रात गुजारा करते हैं। तो रह लिया, कुछ खाया, दिन रात पढ़ते रहे, तो हॉबी तो कहां से उपजे? हाँ, कुछ लोगों की नेचुरल होती है, जैसे वॉकिंग। मान लो किसी को फिटनेस फ्रीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम अमीर रहे चाहे गरीब रहे, लेकिन ठीक है मुझे फिट देखना अच्छा लगता था अपने आप को। तो सुबह उठने में कोई पैसा नहीं खर्च होता है। जब सारे बच्चे सोते थे हम टाइम से सो जाते थे और सुबह उठ करके हम वॉक जरूर करते थे, दौड़ते थे अपना काम। तो ये मेरी हॉबी है। दूसरी मेरी हॉबी है कि मुझे गजल सुनना, गजल गाना अच्छा लगता है। तो उस चक्कर में कुछ उर्दू भी सीख लेता है आदमी, कुछ अच्छे अल्फाज भी आते हैं, वो गा सकता है, बता सकता है। तो जब ये हॉबी इंटरव्यू में जाती है जो तुम्हारे अंदर है, इसमें कोई पैसे नहीं सुनते। हॉबी पालने का मतलब कोई बहुत बड़ा पैसा है। और कॉन्ट्राडिक्टरी हॉबीज तो एकदम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रहते हैं गांव में, कहते हैं गार्डनिंग, कहेंगे जी साहब मैं बहुत गरीब घर से विद्यार्थी हूँ और मेरा शौक है जो है कि मैं पोलो खेलता हूँ, गोल्फ खेलता हूँ। तो इस तरह की जो अनयूजुअल सी चीजें होती हैं वो नहीं। बहुत कॉमन है ये हॉबी, मैंने देखा बच्चों को पढ़ाना। कुछ लोग कहते हैं साहब मेरी कोई हॉबी नहीं। एक ऐसा भी तबका होता है जो बिल्कुल एकदम वीर बहादुर होता है, जाकर बोलता है जनाब मेरी कोई हॉबी ही नहीं, आप ब्लाइंड। तो फिर उसको भाई जरूरत होता है इंसान क्यों हो भाई, तो कुछ लगा दी जाए भाई जीवन में हॉबी तो नहीं। कोई इंसान ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके मन में कभी उमंग ना हो, किसी भी चीज की उमंग हो। मान लो कि कुछ तो तुम्हारे अंदर होता हुआ जो तुम्हारे करने से, किताब पढ़ना ये चीज जनाब में इनका चेहरा लटका हुआ दिख रहा है, देखो भी कुछ ना कुछ तो शौक होगा। क्या हॉबी है? देखो तो बैठो, खड़े क्यों हो गए? मान लीजिए तो अभी उदासीन दिख रहे हैं, लेकिन कभी इनका मन मन में आता होगा तो गाना लगा लेते होंगे, किशोर कुमार का गाना या कौन अरिजीत सिंह का गाना सुन लेते हो। अभिजीत नहीं है अभी, देखो ये पकड़ा जाएगा इसी तरह बोलते हैं जब तक उसके अंदर करना हो। तो हॉबीज वाला क्वेश्चन में इतना इसमें जोर दे रहा हूँ कि हॉबी आपके अंदर हो, और जब आप अपने आप से पूछो तुम्हारा मन किस चीज में लगता है, किस चीज के बारे में तुम्हारी नेचुरल इंस्टिंक्ट काम करती है। आप इतना परास्त हो जाते हैं इंटरव्यू में जाते जाते भी हॉबी का भूत आपके सर पे बैठा है। तो इस भूत को नहीं बैठने दे, आप अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि जनाब मेरा मन किस चीज में लगता है,
मेरे अंदर की रुचि क्या है, और अगर कोई ऐसी रुचि है तो उसको मेंशन करें, नहीं है अगर कोई तो बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ एक हॉबी, जैसे चलो हम भी वो जादू मंत्र करते हैं, हॉबी पैदा नहीं करते। जैसे मान लो लिखते हो कि आपको हॉबी है कि हम जैसे चलते हैं तो हम अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो साहित्य कभी भी पढ़े होंगे कभी। हमको जी अखबार पढ़ने का शौक, न्यूज़पेपर रीडिंग हमको हॉबी है, तो सुबह में अखबार लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, आपके करंट अफेयर्स से भी जुड़ा, तो पूछेंगे अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बताइए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो पढ़ते हो बता। अच्छा ये पढ़ते हो दैनिक जागरण, बताओ आज का अखबार पढ़ा, तो हाँ जनाब, अब इतनी तो तैयारी करो ना, तो पूछा आज अखबार पढ़ा तो नहीं जी, आज तो पढ़ा ही नहीं, वो स्मार्ट बने, मुझे पूछ देंगे अच्छा कल का पढ़ा नहीं, कल का तो पढ़ा ही नहीं, अच्छा एक साल पहले पढ़ा था तो वहां बोले तो ऐसा नहीं हो, रोआ मत गिरा, जो तुम्हारे चीज हो कोई एक चीज पकड़ करके उसको तैयार कर दो, अगर अभी कुछ लिख दिया है गलती से क्योंकि तो उसको फिर तैयार करो, और बहुत ज्यादा रॉकेट मत फेंकना, होता है ना गप फेंकने की एक स्पीड होती है, थोड़ा हौले हौले, नहीं लंबा लंबा मत छोड़ो, और ये छोड़ते हो इसलिए बार बार हम इसमें जोर दे रहे हैं कि ईमानदारी से हॉबीज के क्वेश्चन पे आप जवाब दें, जब कोई हॉबी भर लिया तो उसको बहुत इत्मीनान से गूगल करके थोड़ा बहुत देख लें, उसमें दो चार नाम दो चार लोग उसको जान के समझ के और उसको तैयार करें, ठीक है। तो हॉबी का क्वेश्चन यहाँ से एक जरूरी सा सेगमेंट है जो आपको करना ही होता है। अच्छा उसके बाद आती है बड़ा मसला ये होता है कि पूछते हैं कि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या है और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है परीक्षा में, दो चीजें होती है, एक तो जिसमें आपने स्नातक किया है या पीजी किया है, और एक होता है ऑप्शनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप देखो कुछ लोगों का ये दोनों मैच करेगा, जिसमें दोनों में ओके ओके है, ये भी वही है, दोनों सेम है, जिसने मैथ से ऑनर्स किया उसने ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स की, तो उसको कोई कंट्राडिक्शन नहीं, उससे सीधा सीधा सवाल इसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ग्रेजुएशन लेवल से तैयारी, और ये बहुत सिंपल सिंपल बेसिक चीजें वो पूछते हैं आपके समझने के लिए, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने इंटरमीडिएट से लेकर के पीजी तक अगर आप जो भी पढ़ाई का आपका लास्ट लेवल है, अब ऐसा नहीं है पीएचडी हो नहीं लेकिन उसमें रिसर्च पे कुछ भी पढ़ाई करें, ऑर्गेनाइजेशन की कोई चीज नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ, फिजिक्स का अगर ग्रेजुएट है पूछेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ बता दो, आपके जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एक्सपर्ट पूछते हैं, उसकी तैयारी जरूर बढ़ जाए, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि सारा तैयारी छोड़ के ऑप्शनल तैयार करने लगे, रट्टा नहीं मारना, ओवरव्यू करो कि एक बार दिमाग में कोई चीज अगर इसके बेसिक जो सबसे जो यूनिक यूनिवर्सल फीचर्स है जो कभी नहीं बदलेंगे, मान लो न्यूटन के लॉज बदलेंगे क्या इंटरमीडिएट से लेकर के एमएससी तक नहीं चेंज होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। और ये वो वर्ग है जिनके दोनों चीजें मैच करती हैं और वो अपने को ओवरव्यू करेंगे, बहुत हाई फाई तैयारी नहीं करनी है, डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक सब चीजें पता होंगी। एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसका ग्रेजुएशन है हिंदी से, लेकिन उसने ऑप्शनल ले लिया फिजिक्स, जैसे उल्टा हो गया, यहाँ पे इंजीनियर है वो और यहाँ ऑप्शनल ले लिया ज्योग्राफी। आप में से बहुत सारे लोग बीपीएससी में तो मैंने देखा कि एकदम तूफान मचा हुआ है, इंजीनियर आते हैं इम्तिहान देने और वो लेते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं, जैसे किसी ने मैथमेटिक्स लिया मैथ्स ना लेकर के यहाँ ऑप्शनल हिस्ट्री ले लेता है, तो एकदम कंट्रास्ट होता है, तो एग्जामिनर को एक मसाला मिलता है, जैसे वो भी उतनी देर बैठेगा बोर होता रहता है ना, क्या करे, रोज एक ही तरीके के बच्चे आ रहे हैं, एक ही सवाल पूछा जाता है, चलो भाई आओ ज्योग्राफी वाले भाई साहब आओ आप ज्योग्राफी लिए हो, तो जी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ा है, या जनाब मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट था मेरा ग्रेजुएशन में, मैंने ऑप्शनल संस्कृत किया हुआ, तो आप इसके जो आप जवाब देते हैं आपसे वही सवाल पूछेगा, तो आपको इसके लिए तैयार करना है। एक यूनिक सा केस लेते हैं, इसमें कई केस बनते हैं,
केस स्टडी है, किसी बने केस लेते हैं कि इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड, ठीक है, और आपने सब्जेक्ट क्या लिया, ज्योग्राफी। तो अब आपसे पूछेंगे कि आप इंजीनियर हैं? यस सर। क्या काम करते हैं? तो जी मैं कहीं एम्प्लॉयड हूं। कई लोग बोलते नहीं जी मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने जॉब छोड़ दी, तैयारी की। तो पूछते हैं अच्छा अच्छा बताओ तो फिर ये ज्योग्राफी क्यों ले लिया, तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? ये जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो आप कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। एक तो जनरल आपका आंसर हो गया कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, कई ऐसे इंजीनियरिंग के या मेडिकल के या कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी में मेंशन नहीं, इसलिए मुझे इसमें से मजबूरी में इसको चुनना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इसका सिलेबस इतना बड़ा था, ये स्कोरिंग नहीं है, कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये ऑप्शनल ले लिया। तो ये आपका अपना जवाब होता है। या इंजीनियर थे तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं की, इसको क्यों चुन लिया? तो ये आपके जवाब बहुत जेन्युइन होने चाहिए, इसलिए बहुत आपको माथा खपाने की जरूरत नहीं है कि नहीं इंजीनियर है तो इंजीनियर ही आपको ऑप्शनल में इंजीनियरिंग लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सिंपल कह सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ढेर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दी है और ये मान के चलते हैं कि इस लिस्ट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन क्या चूज करेगा। तो सबसे जेन्युइन जवाब होता है कि इसमें से आप हमको इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट हमको ठीक लगा, और ठीक लगने का रीजन क्या, पहला चीज ये है कि इस कम समय में तैयार हो जाएगा, इसका सिलेबस कंसाइज है, या मेरा बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा वही तो तैयार करोगे। साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, साइकोलॉजी क्यों ले? तो मैंने इस बेसिस पे इसका सिलेक्शन किया और आज मैं आपके सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। तो एक जेन्युइन सा जवाब होता है कि हाँ भाई इसको अपने तर्क पता है, जो भी बोलो उसके लिए तुम्हारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हमने सब्जेक्ट लिया तो मेरे पास तीन लॉजिक है, जो जेन्युइन लॉजिक है। हमारा लक्ष्य क्या है, इम्तिहान को पास करना कि फेल करना? पास करना। तो पास करने के लिए जो जरूरी होगा मैं सब कुछ करूंगा। तो जरूरी था कि मैं ऐसा ऑप्शनल लूं, इंजीनियरिंग का सिलेबस ही पढ़ते लग जाऊंगा 2 साल खत्म होगा। तो मुझे ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट छोटा हो, जिसको मेरी रुचि हो, मैंने इसको पढ़ के तैयार किया और देखिए आपके सामने उपस्थित। तो स्मार्ट आंसर होता है। लोग सोचते हैं हाँ ठीक है चलिए बात। अब बात होती है, पूछते हैं कि इसके बारे में कुछ बेसिक बातें भी पूछते हैं कि ये बताओ प्रशासन में तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का क्या योगदान है? बड़ा पेट सवाल है, एकदम निश्चित है। क्या योगदान या महत्व है? तो कंट्रीब्यूशन पे बड़ा अच्छा सवाल बनता है। जैसे किसी का ऑप्शनल था हिस्ट्री, तो पूछा बताओ हिस्ट्री पढ़ के तुम क्या करोगे एडमिनिस्ट्रेशन में? तो लगते हैं लोग जवाब दें जी मैं बहुत कुछ इतिहास से सबक लूंगा, और सबक जो नहीं लेता है इतिहास उसको कभी माफ नहीं करता है, इसलिए मैंने पढ़ लिया है प्रशासन में। तो वहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, कहीं दंगा हो रहा है तो किताब खोल के देखिए ना, अकबर के जमाने में दंगा हुआ था तो रहे कि वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस को मैं देखूंगा कि उसको रिनोवेट करके उससे हम हिस्टोरिकल टूरिज्म की संभावना को विकसित कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे बोल दिया मैं किसी की पोस्टिंग है तो कह सकता है कि मैं टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता हूँ, हिस्ट्री की समझ है तो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता हूँ। तो फिर वो सब बात करेंगे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं तो टूरिज्म के बारे में क्या जानते हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं, सवालों के ऐसे छोर निकलते चले गए। तो आपको उन सब की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रशासन में योगदान कोई भी, देखो इसका भी बड़ा सब तगड़ा तगड़ा आंसर लेके आते हैं कि जब मैं मैथ वाला हूँ तो मैं ही अच्छा योगदान दूंगा। तो क्या करेंगे कि हम खजाना बढ़िया काम करेंगे, तो फिर उसके लिए आपकी क्या जरूरत है, हमें क्लर्क रख देंगे वो ड्यूटी करता रहेगा, है ना? तो ऐसे आप हवा हवाई या टेलर में रिप्लाई नहीं देंगे। कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहली चीज ये है कि सभी सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बीपीएससी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा कि मैथ जानने वाले को ले, इतने सारे ऑप्शन के सब्जेक्ट की लिस्ट क्यों दिया है? क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने इसमें से किसी एक में महारत हासिल की है तो कुछ गुण होंगे, पढ़ना, पढ़ के समझना, समझ के लिए एग्जाम पास करना। वैसे ही प्रशासन में आना, एक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, नियम को समझना और उसके हिसाब से आचरण करना। क्योंकि एक रनिंग एक डायनामिक फ्लेवर में तुम रहते हो ना, जब नौकरी में आप आ जाते हैं तो आपका एक डायनामिक्स होता है, तो हर दिन एक नया, पिछला कानून जितना पढ़ा था पढ़ लिया, अब फील्ड में तुम्हें कैसे बिहेव करना है ये सब तुम्हारे समझ पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे कि अच्छा
आपका सब्जेक्ट है मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप सोचेंगे कि सिर्फ मेरा ही काम होगा वहां पे। ऐसा तो नहीं है ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के जा रहे हैं, पता चला कि अस्पताल में दंगा हो गया है, डॉक्टर साहब लोग पिटा रहे हैं और एसडीएम साहब मैनुअल खोल के देख रहे हैं कि कौन सा मैनुअल में क्या लिखा है, जरा हम इसका इस्तेमाल करें। वहां तो आपका इंटेलिजेंस काम करे कि आपको डिसीजन कैसे लें। तो ये सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन जरूर प्रिपेयर कर लें, देख लें कि आपकी नौकरी से कैसे जुड़ा हुआ है, आपने उससे क्या सीखा है, सब्जेक्ट को पढ़ के उसका एसेंस क्या है, और हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ योगदान जरूर होता है। अब हम ऐसे आते हैं कि ऑप्शनल की बात हो गई, इसकी सब्जेक्ट की बात हो गई, तो उसकी कंट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब इसके बाद मान लीजिए आपसे पूछते हैं वो कि जो बात होती है करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, पूछते हैं तो कितने दिन का अखबार तैयार होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपसे आपको पूछे ना पूछे वो सारी चीजें करंट अफेयर जो चीजें घटनाएं चल रही होती है तो आपसे पूछते हैं। तो देखिए जितनी बड़ी घटना है, जैसे आज मैं इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ चीजें प्रेडिक्ट करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इसमें पता है कि नहीं। महंगाई एकदम बढ़ी हुई, तो महंगाई में आपसे पूछेंगे भाई डब्ल्यूपीआई क्या है, महंगाई क्यों बढ़ी हुई, तेल के दाम बढ़े हुए। ये जो घटनाएं हैं ना, जो बच्चा बच्चा रोज कान में उठते सुन रहा है, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, रामनवमी के जुलूस में देखो मारकाट मच रही है, तो ये सब क्या है, ये सब चर्चा की घटना है। तो जैसे ही आप अगर प्रतियोगी सिंसियरली आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में लिस्ट तो होती है कि हमको कितनी घटनाएं आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है इंटरव्यू के 2 महीने पहले के कम से कम सारी चीजों को आप कवरेज कर लें, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी घटना है, जो घटना आज होती आज नहीं होती, वो 4-6 महीने पहले से जन्म लेती है और अगले 4-6 महीने तक कंटिन्यू करती है। तो उसको आप करंट अफेयर्स को जरूर तैयार करें, और जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन के एक दिन पहले का और उस दिन का अखबार जरूर पढ़ते जाएं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए फला चीज क्या है, आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, जब आप घर आते हैं अखबार देखते हैं तो आप आज यहाँ पे बैठक हो रही थी मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की पेरिस में, और उन्होंने इसके ऊपर सवाल किया, बात समझ में आ रही है। तो न्यूज़पेपर का एक जो सेक्शन है वो आपको जरूर अच्छे से तैयार होना चाहिए कि हम इसको देखें। तो इस तरीके से आपके इंटरव्यू के लिए कुछ मोटे-मोटे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका पर्सनल बायोडाटा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप उसको फिर से ध्यान से सुन लें और नोट कर लें कि आपका पर्सनल बायोडाटा, आप कहां के रहने वाले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है। उसके बाद होता है ऑप्शनल, कि जो ऑप्शनल आपने लिया है या जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी। उसके बाद होता है कि उस सब्जेक्ट का आपके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने जो सर्विस प्रेफरेंस भर रखा है, कौन सी सर्विस प्रेफरेंस भर रखी है उसके बारे में जानकारी, आपकी हॉबीज क्या है उनके बारे में बहुत अच्छे से तैयारी, और फाइनली आपके जो सामान्य घटनाक्रम होते हैं करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं, और इस तरीके से आपका साक्षात्कार पूरा आई बात समझ में। अब कुछ चीजें करने की है जो कि मैं चाहूंगा कि आपको कितना समय है होने वाला, तो कुछ चीजें करने की है कि आप जैसे इंटरव्यू के लिए अपना ड्रेस फाइनल कर लें, रेडी कर ले, स्टिच करा लें या खरीद के रख लें, उसका अभ्यास कर लें, मॉक जरूर दें। मॉक टेस्ट में होता क्या है कि इससे आपको बहुत राहत मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों के पास कभी मॉक ना दें जो सिर्फ आपके नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं, जो आपको डराते हैं। देखो ये इंटरव्यू का फेज ऐसा है ना कि इसमें कभी नेगेटिव मत होना, उस आदमी के साथ रहो, कोई भी जो हो जो तुम्हें अच्छे से पॉजिटिव बातें करे, तुमको स्ट्रेंथ दे, किसी भी रोतलू के साथ नहीं रहेंगे आप किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। मैं जानता हूं कि मैं लंगड़ा हूं, लेकिन पहाड़ को मुझे चढ़ना है और तुम बार-बार कहोगे तुम चढ़ नहीं पाओगे, नहीं, लेकिन कोई एक दो जगह चढ़ जाएगा, दोस्त चढ़ जाएगा, लेकिन जंप मार देता है। तो जब तक इंटरव्यू चल रहा है हर उस आदमी से दूर हो जाओ जो तुमको नकारात्मकता का एहसास कराता है ना, होता है ना किसी को देखते ही जब चिढ़ मच जाती है, तो ऐसे आदमी की संगत से दूर।
पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो। बहुत सारा मॉक टेस्ट में नेगेटिव बातें अगर की जा रही है तो अपने आप से मूल्यांकन करो। एक शीशा रख के उसके सामने बैठ करके अपने सवालों की सूची बनाओ, अपने क्वेश्चंस फ्रेम करो, अपने इससे बायोडाटा से क्वेश्चन को लेकर के उसको लिस्ट करो। मेरा नाम ये, मेरे गांव का नाम ये, मेरी जगह का नाम ये, मैंने ये पढ़ाई की है, मेरी ये हॉबी है, तो मुझसे क्या क्या सवाल पूछो, खुद इंटरव्यूअर बन जाओ। चौथा चीज है कि इंटरव्यू को लेके सहज रहो, एकदम सहज रहो, कोई पैनिक मत हो जाए। ये एक सामान्य बातचीत है और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत होती है, बहुत ही कॉर्डियल माहौल होता है, जब तक आप जानबूझ के कोई परेशानी वहां न खड़ी करे। पांचवी चीज है कि झूठ से बचो, है ना, क्योंकि ये आपको दिख जाएगा। और अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, आपने पीटी पास किया है, आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस चीज के साथ निश्चिंत रहिए कि आप पास करने ही जा रहे हैं। बस उन 20-25 मिनट तक मुस्कुराते हुए आप उनसे बातचीत करिए। आपको ये अवसर मिला है ना, आपको ये अवसर मिला है। कई बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दे देते हैं आपको, सिचुएशन में कि जनाब आप जा रहे हैं गाड़ी से, कोई कोई सड़क पे मारपीट हो गई, आपको मीटिंग में जाना है, उस वक्त आप क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जब कभी कभार पूछे जाए तो जो आपको समझ में आए अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से आप उसका जवाब दे सकते हैं। नहीं भी देते हैं कुछ क्वेश्चन में अच्छा इंटरव्यू होता है कि 70% आप रिप्लाई करें और जो नहीं आता है ना उसमें 30% आप सॉरी बोलना सीखें, प्यार से क्षमा करें, सॉरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सुना नहीं और बोलना शुरू किया। लिसनिंग इज एन आर्ट इन इंटरव्यू। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, जब सुन ले ना समझ में आए तो दोबारा उनसे पूछ सकते हैं विनम्रता पूर्वक, और उसके बाद उसको अप्लाई करें। छोटे छोटे उत्तर दें, फंसाने वाली बात न करें। जितना ज्यादा बोलोगे तुम्हारा ही क्वेश्चन से वो क्वेश्चन फ्रेम करते चले जाए। पूछ रहे हैं कि कहां से आए हो, आता है गोपालपुर से, तो बता रहे हैं सोच रहे थे आने की, रास्ते में एक गाड़ी मिल गई, फिर हम गोपालपुर से यहाँ आए। इस तरीके का बात बनाने वाले हिसाब किताब में पढ़िएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? सहज रहें, जो सच्चाई के साथ आप गए हैं आपके चेहरे पे सच्चाई दिखनी चाहिए। ना समझ में आए तो सॉरी बोलिए। और इंटरव्यू देते वक्त कभी अपना आकलन मत करना। इंटरव्यू दे रहे हो और अपने मन में चल रहा है मेरा कैसा जा रहा है। कुछ बच्चे इम्तिहान में कॉपी लिखते हैं, सोचते रहते कितना नंबर मिलेगा मुझे। ये गलती कभी मत करना। जैसे गीता का जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, वैसे ही सोच के आओ कि अभी तुम सिर्फ एंजॉय करो। मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू को क्या करो, एंजॉय करो। देखो कि तुमको एक अवसर मिला है। लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, कुछ हजार मेंस देते हैं और उसमें से भी कुछ छोटा सा 1000 लोग इंटरव्यू देते हैं। तुम सोचो कितनी बड़ी सफलता, तुम ऑलरेडी कितना बड़े सक्सेसफुल हो चुके। इसलिए उस सफलता को एंजॉय करते हुए जाओ, चेहरे पे एक स्माइल रखो और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। मेरे ख्याल से इतनी मोटी मोटी बातें हमने बता दी हैं। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।